हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 25 जून है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स साइंस और टेक के, वो है 18 जून के और 25 जून, दोनों ही संडेज को मिक्स करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेफरेंस न्यूज़पेपर रहेगा द हिंदू। वैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस को भी डिस्कस करती हूँ, पर जैसा कि यूपीएससी स्टूडेंट्स जानते हैं कि द हिंदू इज वेरी रिलेवेंट, वेरी हेल्पफुल न्यूज़पेपर स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। और जो बच्चे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये न्यूज़पेपर काफी हेल्पफुल रहता है। अच्छा, कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पहले पूछा था कि मैम पेपर कैसे पढ़ें, इश्यूज आते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे चैनल का रेफरेंस हमेशा यही है कि आपकी तैयारी इजी हो सके, आप एक इजी वे में तैयारी कर सके, आपको हर प्रिपरेशन के पीछे का जो मोटिव है, आईएएस की तैयारी करने के पीछे का जो मोटिव है वो क्लियर हो सके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर आर्टिकल का जस्ट आपको समझा पाऊं, सो दैट कि आपको आपकी जो तैयारी है या जिस बुक को भी आप रेफर करते हो, जिस न्यूज़पेपर को भी आप रेफर करते हो, समझ सको कि एक्चुअली किस मोटिवेशन से, किस मोटिव से तैयारी करनी है और आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसको मैं इजी करने का एफर्ट लेती हूँ, प्रयास करती हूँ। आई होप कि आपको ये प्रयास मेरा समझ में आएगा। वो जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये चैनल है अनंत आईएएस पीसीएस 007। ये स्पेसिफिकली यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, हम सबने मिलकर के प्रिपेयर किया है, सो दैट कि आपको आपकी तैयारी में हेल्प हो सके। बट फिर भी जो एमपी की तैयारी करते हैं, जो यूपी की तैयारी करते हैं स्टेट पीसीएस की, उनके लिए भी हेल्पफुल है। एसएससी की प्रिपरेशन जो करते हैं साइंस वाले सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली, उनके लिए हेल्पफुल है। और जो बैंक की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी चैनल काफी हेल्पफुल साबित हुआ है, ऐसा मुझे फीडबैक मिला है सब्सक्राइबर से। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो साइंस और टेक का सेक्शन आता है यूपीएससी में, राइट, और जो लोग स्पेसिफिकली द हिंदू को फॉलो करते हैं, जो मैं कहती भी हूँ कि हिंदू को पढ़ना जरूरी है, ऑल्दो उसकी लैंग्वेज कभी कभी टफ है, कभी कभी इजी है, लेकिन जब आप रेगुलर उसको पढ़ते हो तो आपको एक हैबिट आ जाती है कि कहाँ क्या पढ़ना है। बट फिर भी जब भी मैं कहती हूँ कि आप कभी भी आर्टिकल पढ़ें या कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ें, तो ये याद रखें कि आपको अपने साथ सिलेबस जरूर रखना है। साइंस और टेक का जो सेक्शन है वो जीएस3 के बड़े पार्ट को कवर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक वेबसाइट से रेफरेंस के तौर पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आप इसको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड आप कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है पेपर 3 का? तो पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसमें एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। ये मेजर कंटेंट है, इसके बीच में और भी कई सब टॉपिक्स आते हैं, लेकिन मेजर कंटेंट ये है। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम सिर्फ साइंस और टेक के क्वेश्चंस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, तो ये याद रखिए कि इन सभी कंटेंट में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, बायोडाइवर्सिटी हो, डिजास्टर हो, सब में कहीं ना कहीं डेली साइंस या डेली एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एप्लीकेबल होते ही होते हैं। और इसको दिमाग में रख के आप साइंस और टेक की प्रिपरेशन करें या जीएस3 की प्रिपरेशन करें। देखिए, जीएस2 तो मोटा माटी आप मान के चलिए पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी का एक्सपेंशन है। मेंस की मैं बात कर रही हूँ, प्री की बात नहीं कर रही हूँ। जीएस2 में पॉलिटी है, जीएस3 का सिलेबस आपने देख लिया, और जीएस4 को आप जानते हैं एथिक्स है, ठीक है। बचा जीएस1 में हमारा क्या आता है? ज्योग्राफी और साइंस, ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है, ये मेजर है जीएस1 में। तो अगर आप डिवाइड करके चलेंगे सिलेबस को, दिमाग में खाका क्लियर रहेगा, तो कभी नहीं फंसोगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सिलेबस बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि जीएस3 में एक्चुअली मेजर कंटेंट क्या है, तो हम उसको दिमाग में रखते हुए आज के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जो लास्ट संडे और इस संडे का है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है लास्ट संडे का, मल्टीपल स्पेस फ्लाइट विद शॉर्टर रिकवरी टाइम अफेक्ट्स ब्रेन। इस हेडलाइन से अच्छा ये भी देखेंगे कि हम किस तरह के सवाल बनते हैं, मेन सवाल आते कैसे हैं, उसका भी हम एक झलक लेंगे आज के डिस्कशन में। सो मल्टीपल स्पेस फ्लाइट विद शॉर्टर रिकवरी टाइम अफेक्ट्स ब्रेन। जैसा कि आप हेडलाइन समझ पा रहे हैं कि ये स्पेस फ्लाइट की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एस्ट्रोनॉट जुड़ी कहानी है, कोई एस्ट्रोनॉट की बात हो रही होगी। स्पेस फ्लाइट हम आप तो ले नहीं सकते हैं, राइट। सो मल्टीपल स्पेस फ्लाइट विद शॉर्टर रिकवरी टाइम अफेक्ट्स ब्रेन, मतलब जो भी एस्ट्रोनॉट्स, एक्सपर्ट्स, जो लोग स्पेस फ्लाइट लेते हैं, उनके ब्रेन पे एक इफेक्ट आता है,
ठीक है, उस फ्लाइट को लेने के बाद एक इफेक्ट आता है और इफेक्ट का जो रिकवरी टाइम है वो शॉर्टर होता है, विच शॉर्टर रिकवरी टाइम अफेक्ट्स ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, कैसे है, तो इसको हम न्यूज में पढ़ने के बाद हम समझेंगे। पहले हेडलाइन को समझना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो मल्टीपल स्पेस फ्लाइट विद शॉर्टर रिकवरी टाइम अफेक्ट्स ब्रेन, ब्रेन को इफेक्ट करता है स्पेस फ्लाइट। ये देखा गया एज पर रिसर्च, स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर लॉन्गर मिशंस एंड शॉर्टर इंटरमिशन रिकवरी टाइम induce fluid changes in the brain that may not return to normal before subsequent flights. रिपोर्ट्स स्टडी पब्लिश साइंटिफिक रिपोर्ट्स। अब ध्यान दीजिएगा, लैंसेट हो गया, साइंटिफिक रिपोर्ट हो गया, साइंस हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं जो छपती रहती हैं, उनमें इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं और ये प्री और मेंस दोनों के ही सवाल बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नाउ वेंट्रिकल्स cavities in the brain filled with cerebrospinal fluid, sorry my mistake, cerebrospinal fluid expands in increasingly with longer space flight mission up to 6 months। तो कहना ही चाह रहे हैं कि साइंटिफिक रिपोर्ट में ये छपा है कि जैसे आप स्पेस फ्लाइट जो लोग लेते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स लेते हैं, उनके ब्रेन दैट मे नॉट रिटर्न टू नॉर्मल बिफोर, और नॉर्मल स्टेट पे नहीं आ पाता है बिफोर सब्सिक्वेंट फ्लाइट्स रिपोर्ट्स और स्टडी पब्लिश। वैसे भी अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है, ये बात तो सुनी ही होगी कि स्पेस का टाइम और अर्थ के टाइम में फर्क होता है, राइट। तो जैसे जैसे आप स्पेस की तरफ जाते हो, हाइट पे जाते हो, स्पेस से पहुंचते हैं, जिस एस्ट्रोनॉट्स की बात हो रही है, उनका टाइम लैग रहता है, उनकी टाइमिंग्स में हमारी टाइमिंग्स में फर्क रहता है, तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन पे इफेक्ट तो आएगा ही। और जब सब्सिक्वेंट फ्लाइट्स आप लेते हो तो आपका ब्रेन उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है और उसकी रिकवरी टाइम भी चेंज हो जाता है, right? And intermission intervals of less than 3 years may not allow sufficient time for the ventricles to fully recover। अच्छा, अब इस आर्टिकल में आप पूछोगे कि इसमें पूछा क्या जा सकता है, तो पूछा ये जा सकता है कि शॉर्टर रिकवरी टाइम ह्यूमन बींग्स एक्सपीरियंस करते हैं या नहीं करते हैं। कौन कौन ऐसा है जो शॉर्टर ब्रेन रिकवरी टाइम एक्सपीरियंस करता है, या शॉर्टर रिकवरी टाइम किससे कनेक्टेड है, क्या वो एस्ट्रोनॉट से कनेक्टेड है या वो स्पेस फ्लाइट से कनेक्टेड है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए प्री बन सकते हैं। मेंस के लेवल पे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये आर्टिकल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ सकते हो और एक जगह नोट्स बना करके रख सकते हो कि एमआरआई और सीटी स्कैन्स में देखा गया एज पर द ग्रेटर वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट को जज करने के लिए चेक किया जाता है, कि जब जो लोग जो एस्ट्रोनॉट्स, लोग नहीं एस्ट्रोनॉट्स, जो लोग स्पेस फ्लाइट लेते हैं, एस्ट्रोनॉट्स की बात हो रही है, तो उनका जो ब्रेन रिकवरी टाइम है वो चेंज होता है, और जब वो सब्सिक्वेंट फ्लाइट लेते रहते हैं तो उनके नॉर्मल स्टेट में आने में टाइम लगता है। ये इस पूरे आर्टिकल का जिस्ट है। तो ये हुआ एक साइंस और टेक का आर्टिकल। उसके बाद कूलर डेज वार्मर नाइट्स इन भुवनेश्वर कटक, जो ये स्टडी है एक्चुअली, इसका पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे और आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस ही हमारे मेंस में पूछे जाते हैं, जो हमारा सिर्फ साइंस और टेक का पार्ट नहीं है, GS1 और GS4 का भी पार्ट बनाते हैं। कैसे? कूलर डेज मतलब ठंडे दिन, वार्मर नाइट्स गर्म रातें इन भुवनेश्वर। ये भुवनेश्वर की केस स्टडी है, ऐसे मानिए कटक की केस स्टडी है, और ये कहना चाह रहा है आर्टिकल, द इंक्रीज इन रिलेटिवली कूलर रीजन्स ड्यूरिंग द डे टाइम हैज बीन फ्रॉम 27% टू 40%, जो 2001 और 10 की स्टडी थी। अब क्या हो रहा है, जहां पे क्या था कि कूलर ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन ठंडे हुआ करते थे, अब क्या है वो ऑपोजिट टाइप चीजें बदल रही हैं, जहां पे 73% एंड 63% रह गया है इन भुवनेश्वर कटक रिस्पेक्टिवली। मतलब भुवनेश्वर और कटक की केस स्टडी है कि वहां पे जो दिन ठंडे थे, रातें गर्म, इस तरह की जो एनवायरमेंट के हिसाब से जो बता रहे हैं तो वो चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा, वैसे अगर आप ध्यान दें तो इसके अगर आप ध्यान दें तो ये एक स्पेसिफिक केस स्टडी है। वो कैसे? सरप्राइजेस इन डे टाइम लैंड सर्फेस टेम्परेचर, डे टाइम अर्बन कूल आइलैंड इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन कटक, व्हाइल भुवनेश्वर हैज वीक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स। तो जो इन्वायरमेंट है हमारे इंडिया का, जो क्लाइमेट है, उस हिसाब से अगर समंदर के पास का जो रीजन होता है थोड़ा ह्यूमिड होता है, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो अलग तरीके से चेंज होता है, उसके ऊपर ये केस स्टडी है। और ये कहना चाहते हैं कि भुवनेश्वर एंड कटक हैव बीन
रैपिडली अर्बनाइजिंग, और ये रीजन क्या ले रहे हैं कि बहुत जल्दी अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन के एनहांसमेंट से वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां का जो डे टाइम है वो ज्यादा गर्म हो रहा है और उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। तभी ये लिख रहे हैं हेडलाइन में कि द इंक्रीज इन रिलेटिवली कूलर रीजन, जो ठंडे इलाके हुआ करते थे ड्यूरिंग द डे टाइम हैज बीन फ्रॉम 27% से वो क्या हो गए 73% हो गए, और 40% से क्या हो गए 63, जहां पे जो दिन का समय ठंडा रहा करता था वहां का तापमान बढ़ रहा है। और ये इसकी केस स्टडी का जिस्ट क्या है कि वहां पे रैपिड अर्बनाइजेशन से ये चीजें हो रही हैं। आपको पूछेगा मैम साइंस और टेक में क्यों छपा है ये? अगर आप देखें तो ये साइंस और टेक के साथ ही साथ आपका जो अर्बनाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, अर्बनाइजेशन की जो इशू है जो मेंस में पूछा जाता है, उसकी भी उसके ऊपर एक क्वेश्चन रेज करता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन से क्या जो शहरों का तापमान, दिन का तापमान क्या बढ़ा है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा है। ड्यूरिंग द पीरियड 2001 and 10, द एरिया विद नाइट टाइम लैंड सरफेस टेम्परेचर हायर देन 20-year क्लाइमेटोलॉजिकल वैल्यू फॉर भुवनेश्वर एंड कटक वाज 37 and 48%। डेटा दे रहे हैं, डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। समझने वाली बात ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन से इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इवन उन इलाकों में भी क्रिएट हो रही हैं जो समंदर के पास हैं। ऑल्दो वहां के समंदर के पास के इलाकों में अगर आप देखें तो ह्यूमिडिटी रहती है। बॉम्बे हो गया, आपका महाराष्ट्र पूरा रीजन हो गया, गुजरात हो गया, कैलकाटा हो गया, बांग्लादेश, जो समंदर के पास केरला, तो आसपास के इलाकों में चेंजेस, रैपिड चेंजेस होते हैं। लेकिन जिन इलाकों में कूलर रीजन हुआ करते थे उनमें भी उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से। तो ये अपने आप में एक सवाल हो गया, केस स्टडी भी हो गई, तो उसको लिहाज से आप पढ़ सकते हैं साइंस और टेक के साथ ही साथ जो अर्बनाइजेशन की जो क्वेश्चंस मेन से बनते हैं उसके लिए भी इसको कवर अप आप कर सकते हो, नोट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब ये जो केस है, स्पेसिफिकली जो ये न्यूज है, ये आपके साइंस और टेक के साथ ही साथ आपके डिजीज वाले जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं प्री और मेंस में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ऐसे जोग्राफिकल क्वेश्चंस में भी इसका एग्जिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज उन्होंने बोला है कि आउटब्रेक कहां पर हुआ, एशिया पैसिफिक रीजन में हुआ है। फिर कहते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। इस इलाके में स्प्रेड देखने को मिल रहा है। नाउ WHO ने डिक्लेयर किया है कि एमपॉक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमपॉक्स, द ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इमरजेंसी ओवर। उन्होंने कहा इवन दो cumulative cases across the world continue to decline, there has been an increase in reported cases from the some countries। उन्होंने बोला कि अभी जो इमरजेंसी है वो ग्लोबल इमरजेंसी ओवर हो चुकी है, मंकी पॉक्स की आउटब्रेक हुआ था, एंड इवन दो cumulative cases across the world continue to decline। अब जो नंबर्स है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है, रीजन हमको पता चल गया। नाउ व्हाट इज मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स है क्या? एमपॉक्स इज अ वायरल डिजीज दैट प्राइमरली स्प्रेड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन थ्रू जूनोटिक स्पिलओवर्स, ये वर्ड याद रखिएगा, विद रोडेंट्स एंड प्राइमेट्स सर्विंग एज पोटेंशियल रिजर्वॉयर्स। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है कि जो मेन कैरियर्स हैं, इसको स्प्रेड करने के कैरियर्स वो क्या है, जूनोटिक स्पिलओवर्स विद रोडेंट्स। रोडेंट्स क्या होते हैं? चूहे। एंड प्राइमेट सर्विंग एज पोटेंशियल रिजर्वॉयर। अब ये पूछा सकता है कि एमपॉक्स के मेन जो कैरियर्स कौन थे, किन से स्प्रेड हुआ, तो ये क्वेश्चन उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्री के लिए। The mpox can be transmitted between humans through close contact and exposure to infected bodily fluids or lesions। तो ये भी एक पॉइंटर क्रिएट हो गया कि ये कैसे फैल सकता है। Now, sexual contact is also believed to contribute to the spread of the disease। जिसको डिजीज है अगर उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो ऑब्वियसली स्प्रेड हो सकता है। ये वायरस है। mpox was a rare infection that was predominantly restricted to some countries in Africa until early 2022। डेटा है, लेकिन मंकी पॉक्स क्या है, किन इलाकों में स्प्रेड हुआ, ये आपको साइंस और टेक वाले में पता होना चाहिए। और अगर इसका कोई कनेक्शन आपका कोविड वाले वायरस से कनेक्शन कहीं बैठता है तो आपको उस वायरस का नाम भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ कहां से शुरू हुआ वो भी पता होना चाहिए। लाइक उन्होंने कहा कि 2 cases वर ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम श्रीलंका इन पेशेंट्स हु हैड अ ट्रैवल हिस्ट्री टू दुबई। ठीक है, नाउ अर्लियर दिस ईयर एमपॉक्स वाज आल्सो डिटेक्टेड इन थाईलैंड एंड ताइवान, पाकिस्तान एंड जापान। उसके अलावा जून 23 में चाइना रिपोर्टेड 4 केसेस ऑफ एमपॉक्स। तो देखिए, शुरुआत इसकी किसी ना किसी जगह से तो होती ही है। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कहां से शुरू हुआ, यूरोपियन रीजन से शुरू हुआ कि चाइना से आया, कहां से आया, ये हमको पता होना चाहिए। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और अगर इंडिया में इसका आउटब्रेक हुआ था तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इसके लिए, इसको रोकने के लिए क्या स्टेप उठाए, वो भी हमको पता होने चाहिए। तो हमारा प्री का क्वेश्चन बनता है फैक्चुअल और मेंस का क्वेश्चन बनता है डिटेल में
कि एमपॉक्स क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, WHO ने क्या चीजें बोली करने के लिए, और हमारे देश ने इसके लिए क्या स्टेप्स उठाए, वो मेंस की बात है। और प्री के लिए कि एशिया पैसिफिक रीजन क्या है, एमपॉक्स कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, और एक्चुअली किसके किन कौन कौन से कैरियर्स थे, या जो जो रिजर्वॉयर्स होते हैं जहां से फैलता है वायरस, वो क्या क्या थे और कैसे कैसे फैले, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा जो बॉक्सेस आते हैं राइट हैंड साइड में, ये साइड न्यूज अभी 18 जून की ही चल रही है, तो राइट हैंड साइड में जो बॉक्सेस आते हैं उसमें भी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। पहली न्यूज है ओवर फिशिंग इज ड्राइविंग कोरल रीफ शार्क्स टूवर्ड एक्सटेंशन। अगर हम कोरल्स का जो है ओवर फिशिंग करेंगे, इज ड्राइविंग कोरल, ओवर फिशिंग करी जा रही है मतलब ज्यादा मछलियां पकड़ी जा रही हैं, इज ड्राइविंग कोरल रीफ शार्क्स टूवर्ड्स एक्सटेंशन। जिससे क्या हो रहा है, जो कोरल रीफ शार्क्स होती हैं वो एक्सटेंट हो रही हैं। ऑब्वियसली मछलियों को आप ध्यान दीजिएगा, शार्क्स को पकड़ने के पहले छोटी छोटी मछलियां होती हैं, उनको शिकार किया जाता है, राइट। छोटी मछलियां जो जो हम लोग यूजुअली जो लोग उनको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो छोटी मछलियां पहले पकड़ी जाती हैं। तो अगर छोटी मछलियां पकड़ ली जाएंगी तो क्या होगा, शार्क्स फिर किसे खाएंगे, और अगर शार्क्स नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा, वो एक्सटेंट हो जाएंगे, राइट। तो कहना चाह रहे हैं कि 5 of the most common shark species living in coral reefs have declined 60 to 73%. According to a global study, some individual shark species were not found at say 34 to 47%. तो अगर आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि overfishing is the only reason, or overfishing is one of the reasons through which coral reef sharks being extinct, तो आंसर इज यस। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कि भाई कनेक्शन कैसे है। पर अगर आपको याद हो कि जो साइकिल है कि एक ब्रीड दूसरी ब्रीड को खाती है, फिर आगे ऐसी ब्रीड्स दूसरी ब्रीड्स को खाते हैं, तो एक साइकिल चलता है, ट्राइंगल चलता है ना। हमको याद, अगर आपको याद होना चाहिए कि एक फूड वेब होता है, एक शब्द यूज करते हैं हम लोग साइंस में, दैट इज फूड वेब। फूड वेब में देखा जाता है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खाती है, फिर ऐसे चलता रहता है। तो जो शार्क्स होती हैं उनको क्या कंज्यूम करती हैं, और अगर छोटी छोटी मछलियों का ओवर फिशिंग कर ली जाएगी तो उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। तो अगर ऐसे बोला जाए कि ओवर फिशिंग इज ड्राइविंग कोरल रीफ एक्सटेंशन टुवर्ड शार्क्स टुवर्ड एक्सटेंशन, दिस इज वन ऑफ द रीजन, यस दिस इज वन ऑफ द रीजन, तो आंसर इज यस, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग लाइट पॉल्यूशन हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। ये तो बहुत पहले ही द हिंदू में एक बड़ा डिटेल आर्टिकल छपा था, ये हो गया 1.5 महीना हो गया इस बात को। उसमें क्लियरली बोला गया था कि जो ज्यादा लाइट पोल्यूशन की वजह से क्लियर स्काई दिखता नहीं है, और जैसे जो ऑब्जर्वेटरीज होती हैं जहां से ऊपर स्काई मॉनिटरिंग की जाती है, उनको काफी दिक्कत पेश आती है। साथ ही साथ लाइट पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म में काफी इम्प्लीकेशंस हैं, ये भी एक स्टडी बताती है। उसी के ऊपर न्यूज है कि रिसर्चर्स आर डॉक्यूमेंटिंग द इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन इकोसिस्टम्स, ह्यूमन हेल्थ एंड कल्चर। इट इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड कॉजेज हैबिटेट लॉस, डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड वेब्स एंड डिक्लाइनिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटेंशियल ग्रीन हाउस एमिशंस। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि डिक्लाइनिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जब बराबर, देखिए अगर आपने घर में भी ध्यान दिया होगा, जब रोशनी होती है तो कीड़े आते हैं, और कीड़े आते हैं तो इसको छोटे इंसेक्ट्स को बड़े इंसेक्ट्स खाते हैं, और उनको फिर जो है लिजर्ड्स खाती हैं, राइट। एक साइकिल है, फूड वेब है। तो अगर बराबर प्रकाश चलता रहेगा, बराबर रोशनी चलती रहेगी, तो क्या होगा, सारे मॉस्किटोज को जो बड़े जो कंज्यूमर्स हैं, जो उनको खाने वाले हैं, वो खाते रहेंगे, बराबर रोशनी चल रही है तो बराबर उनको कंजम्पशन चलता रहेगा और फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी के लिए बोल रहे हैं कि बराबर लाइट के जलने से और पोल्यूशन फैलने से क्या होता है, हैबिटेट लॉस, डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड वेब्स एंड डिक्लाइनिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सटेंशियल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लाइट पोल्यूशन इज वन ऑफ द रीजंस, वो रीजंस क्या है, किस चीज का रीजन है, कंसिक्वेंस क्या है, हैबिटेट लॉस, disruption of food webs and declining insect population, and is responsible for substantial greenhouse gas emissions। तो ये साइंस में छपा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट मेकिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेह लद्दाख में जो सबसे हाइट पे ऑब्जर्वेटरी है, वहां पे भी इस प्रॉब्लम को फेस किया गया, जहां पे बोला गया था कि ज्यादा लाइट पोल्यूशन होने की वजह से क्लीन स्काई दिखाई नहीं पड़ता है, और उसकी वजह से जो ऑब्जर्वेटरी है, जिसका जो मेन काम होता है स्काई मॉनिटरिंग, वो भी नहीं हो पाती है। नाउ लीफ पैटर्निंग इन अर्ली प्लांट्स डिफर फ्रॉम लिविंग स्पीशीज। ये भी साइंस में छपा है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑन द स्टेम्स ऑफ सम ऑफ द अर्लीस्ट लीफी प्लांट्स डज नॉट फॉलो द सेम पैटर्न्स
as most living in plants. कहना चाह रहे हैं कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है लीव्स का और स्टेम्स का वो पैटर्न चेंज होता रहता है, वो पैटर्न हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इससे कोई खास बात नहीं है समझने वाली, लेकिन हाँ जो लोग जिनका बायो डोमेन है, जैसे ओवरफिशिंग वाले तो जनरल जीएस में आ सकता है, लेकिन जो बायो डोमेन है, जिनका जो जूलॉजी जिनका डोमेन सब्जेक्ट है, उनके लिए डिटेल में समझ सकते हैं। इसको मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ अर्ली डेवोनियन फॉसिल्स। इसको याद रखिएगा, डेवोनियन फॉसिल्स, इट शेड्स लाइट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ लीफ पैटर्निंग एंड ओरिजिन ऑफ लीव्स। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अकर्ड इन सेम phylogenetic series, which adds to the evidence that leaves evolved from the reproductive structure in early plants. तो इसको Devonian fossils को याद रखिएगा, और reproductive structures may change in longer time and it has been observed, it has been published in science. तो इसको आप रेफर कर सकते हैं नोट्स मेकिंग में, ठीक है। Now the role of the Y chromosome in cancer outcomes studied, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, जब बहुत ही कोई स्पेसिफिक डिजीज ओरिएंटेड आर्टिकल छपता है तो उसके ऊपर सवाल बहुत डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये कोई एमबीबीएस का पेपर नहीं है कि आपसे वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम डिटेल पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको उसका जिस्ट पता होना चाहिए कि भैया किस बीमारी की बात हो रही है, कौन सा क्रोमोसोम किसके ऊपर इफेक्ट करता है, मेल फीमेल क्या है, बहुत बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए जो हमको मिल जाएंगी। तो कहना चाह रहे हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर एक टाइप है कैंसर का, उसमें क्या होता है, 2 studies have shed light on the role of Y chromosome in cancer outcomes in which males are often more adversely affected than females। तो कहना चाह रहे हैं कि 2 स्टडीज करी गई, उन्होंने इस बात पे प्रकाश डाला कि रोल ऑफ वाई क्रोमोसोम, ध्यान दीजिएगा 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स फीमेल्स में होते हैं और बंदों में एक्स वाई होते हैं। तो वाई क्रोमोसोम इन कैंसर आउटकम्स इन विच, जो वाई क्रोमोसोम होते हैं कैंसर आउटकम्स में, जो कैंसर डिजीज इनको है उनके सैंपल्स की बात हो रही है, उसमें मेल्स आर ऑफन एडवर्सली अफेक्टेड देन फीमेल, उनको मेल्स को ज्यादा इफेक्ट करता है, और वाई क्रोमोसोम मे बी कैंसेरियस इन दैट केस। द रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज वर पब्लिश्ड इन नेचर। अब ध्यान दीजिएगा, साइंस है एक मैगजीन, नेचर भी एक मैगजीन है। Now one paper identified an upregulated gene on the Y chromosome that contributes to colorectal cancer in mice by driving tumor invasion and aiding immune escape in males। तो ये स्टडी ऑब्वियसली माइस पे की गई, चूहों पे की गई, तो उनके ऊपर ये चीज क्लियर की Y chromosome may be cancerous and the cancer type was colorectal cancer। Now अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो it may create a question like that Y chromosome are cancerous to male in comparison to female, so answer is yes। However that is not the certainty कि पक्का ऐसा है, बट स्टडी करी गई तो उसमें निकल करके आया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मॉस्किटो सर्विलियंस इन नॉन रेजिडेंशियल एरियाज नीडेड। अच्छा, इसके ऊपर पहले हम आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस आर्टिकल में, जो आपका साइंस और नॉन साइंस दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है, जीएस 1 2 3 जहां फिट करना चाहे फिट कर ले। मॉस्किटो सर्विलियंस इन नॉन रेजिडेंशियल एरियाज नीडेड। मॉस्किटो सर्विलियंस जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट टू WHO डोर टू डोर लार्वल सर्विलियंस प्रोटोकॉल, जो लार्वा होता है मच्छरों का, उसके सर्विलियंस प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। अ स्टडी फाउंड दैट अर्बन एनवायरनमेंट्स विद नॉन रेजिडेंशियल लोकेशंस टू हार्बर आइडियल ब्रीडिंग साइट्स। और ये पता चला, एक स्टडी से पता चला कि अर्बन एनवायरनमेंट में विद नॉन रेजिडेंशियल, जहां पे रेजिडेंशियल इलाके नहीं है, वो भी हार्बर है ब्रीडिंग साइट्स में, मतलब जहां पे ह्यूमन बींग्स हैं, ध्यान दीजिएगा, वहां पे लार्वा हो समझ में आता है, पर जहां पे रेजिडेंशियल इलाका नहीं है वहां पे भी ऐसा लार्वा मिला है, जहां से ये पता चलता है कि वहां पे भी मॉस्किटो सर्विलियंस जरूरी है। अब ये अगर आपसे मैं ऐसे रफ कर देती हूँ, अब देखिए क्वेश्चन अगर ये बन जाए, WHO door-to-door larval surveillance protocol, a study found that urban environment with non-residential locations to harbor ideal breeding sites। और उसको लिख दिया क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेन, या फिर अगर बोल दिया जाए एक्सप्लेन, या फिर मेंशन विद एंड डू सम एनालिटिकल स्टडी। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको इसे एनालिटिकल स्टडी भी करनी है या फिर एक एनालिसिस करनी है, आपको अगर बोल दिया जाए तो ये अपने आप में एक सवाल बन जाएगा, जहां पे आपको मॉस्किटो सर्विलेंस के ऊपर लिखना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली लार्वल सर्विलेंस प्रोटोकॉल क्या है, अर्बन और नॉन अर्बन एरियाज क्या हो सकते हैं, कौन कौन से टीयर 1 टीयर 2 सर्विलेंस क्या हो सकते हैं, हार्बर आइडियल
ब्रीडिंग साइट्स क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर एक पूरा पूरा क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको सिर्फ ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि टाइप क्या हो सकता है। तो प्री और मेंस के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आप सोचेंगे कि मैम क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो आप प्री और मेंस के पर्पज से इस आर्टिकल को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या बात हो रही है। अब देखिए पिक्चर में क्या है, एडीज इजिप्टी, राइट, ये टाइप है मॉस्किटो का, वॉज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज 55%। उन्होंने देखा कि नॉन रेजिडेंशियल साइट में एडीज इजिप्टी का 55% डोमिनेंस था मच्छर का, एंड फॉलोड बाय एडीज एल्बोपिक्टस 28%। तो दो टाइप हैं, अगर आपको प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि एडीज इजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस दोनों ही प्रोमिनेंट है नॉन रेजिडेंशियल साइट्स में, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है और मच्छरों का लार्वा मिल रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, राइट। Now, mosquito species diversity, abundance, breeding site quality determines the abundance and distribution of mosquito species that cause dengue या फिर डेंगी। तो डेंगू और डेंगी कैसे फैलता है, किस मच्छर से फैलता है, और ये कहाँ कहाँ पनप सकते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे सवाल इसके पहले बने भी हैं इसके ऊपर कि कौन से मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, और अगर केस स्टडी बनेगी भैया नॉन अर्बन साइट से भी देखा गया तो यस वी शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है हाउ प्रोकैरियोट लेड टू यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस हेडलाइन, जो न्यूज की हेडलाइन है, इसको लिखा है बाला सुब्रमण्यन साइट सर ने। ये साइंस के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं संडेज को, उसके साथ साउथ है केरला के ऊपर, केरला मतलब सदर्न पार्ट जो इंडिया का है, वहां के ऊपर बायोडाइवर्सिटी पे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, अगर आपको मिले जरूर पढ़िए। तो ये कहना चाहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि भैया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स एक्चुअली हैं क्या। इसका पहला लाइन बोलता है ऑर्गेनिज्म ऑन प्लैनेट अर्थ आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये क्या है, ये सेल के दो टाइप्स हैं, जो सेल्स होते हैं उनके दो टाइप है, पहला है प्रो और दूसरा है यू, right? Now the hypothesis that eukaryote cells evolved from the symbiotic association of the prokaryotes। तो hypothesis कहती है, एक स्टडी कहती है कि यूकैरियोट का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ है, प्रोकैरियोट के मिलने से। एंडोसिम्बाइसिस इज पर्टिकुलरली वेल सपोर्टेड बाय स्टडीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट which are thought to have evolved from bacteria living in large cells। अब आप पूछोगे कि भैया ये एक्चुअली किसकी बात हो रही है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हम सबके अंदर सेल्स मिलते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, सभी के अंदर होगा सेल होगा, तभी तो लिविंग, जो अगर आप लिविंग बींग हो तो आपके अंदर सेल्स होंगे ही होंगे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग हो। Which then further subdivide based on the presence or absence of the nucleus into two parts। और न्यूक्लियस उसको फिर फर्दर सेल्स को डिवाइड करते हैं जहां न्यूक्लियस है और जहां न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस के बीच जिसमें दो टाइप बनते हैं, पहला है यूकैरियोट और दूसरा होता है प्रोकैरियोट। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसमें न्यूक्लियस है वो कहलाता है यूकैरियोट, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसे वो कहलाता है प्रोकैरियोट। ऑल्दो ये स्टडी यही बोलती है कि यूकैरियोट्स के मिलने से ही एक प्रोकैरियोट बना है, ये स्टडी कहती है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली सेल का टाइप क्या होता है, न्यूक्लियस किसमें है किसमें नहीं। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिफरेंस क्या होता है, तो हाँ जी, डिफरेंस मेजर यही है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। आप इसमें होगा न्यूक्लियस और इसमें होगा न्यूक्लियोइड, वर्ड थोड़ा डिफरेंट है, इसमें होता है न्यूक्लियोइड और इसमें होता है न्यूक्लियस। उसके अलावा दोनों में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों में राइबोसोम्स होते हैं, और जो डिफरेंशिएशन है वो आप और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं वापस आर्टिकल में, तो कहना चाह रहे हैं सर द फॉर्मर आर यूनिसेल्युलर, डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनेल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर डीएनए इज नॉट पैकेज्ड इनटू अ न्यूक्लियस। तो हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों ही टाइप्स में क्या फर्क है, प्रो में क्या होता है, यू में क्या होता है, ये सेल्स किसमें पाए जाते हैं किसमें नहीं पाए जाते। बेसिक सवाल, अगर आप पूरा आर्टिकल नहीं भी पढ़ते हो तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स क्या है, डीएनए क्या है। ये बेसिक बायोडाइवर्सिटी वाले सेक्शन में आता है और पूछे भी गए सवाल इसके ऊपर। सेल क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये आपका एक साइकिल है पूरा, 1 2 3 4 साइकिल बनाया गया है कि न्यूक्लियस कैसे इवॉल्व हुआ, फिर क्या चीज क्या, क्योंकि ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो आपको यहाँ बताया गया है ना, ये बोला गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये एक थ्योरी है और इस थ्योरी को एक्सप्लोर करके यहाँ पे दिखाया गया कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या स्टेप लिया गया और कैसे मॉडर्न यूकैरियोट बना।
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का पूरा कनेक्शन दिखाया गया है। तो जो जिनका बायो डोमेन है, मैं फिर से कह रही हूँ, जिनका जूलॉजी डोमेन है साइंस में, उनके लिए ये हेल्पफुल है, वो समझ पाएंगे। लेकिन जिनका नहीं भी है, वो अगर इस पिक्चर को नहीं समझते हैं, पर ये समझ जाए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में क्या फर्क है, तो आप अच्छे सवाल कर ले जाओगे, क्योंकि प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें छपा है। तो इसमें न्यूज़पेपर में द हिंदू में आया है, तो डेफिनेटली इसको हम छोड़ नहीं सकते। इस तरह के सवाल आपके साइंस में पूछे जाते हैं। तो टर्म्स क्या यहाँ पे ले सकते हो आप? पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने समझ लिया, यू और प्रो समझ लिया क्या चीज होती है, इनमें डिफरेंस क्या है मेजर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल क्या चीज होती है, ह्यूमन सेल्स क्या है, और सेल्स क्या प्लांट्स में भी होते हैं, क्या एनिमल्स में भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। तो ये सारी स्टडी आपको इस आर्टिकल में मिलेगी, इसको आप डिटेल में पढ़िए। मैंने आपको जस्ट बता दिया कि एक्चुअली सर इसमें क्या कहना चाहते हैं। ये ओरिजिन की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जब शुरू हुआ हमारे अर्थ पे, तो ब्रॉडली उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रो में और यू में। और जो पहला वाला था प्रोकैरियोट था, वो यूनिसेलुलर था और डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज, कोई ऑर्गेनाइज नहीं थे, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, सब पे सवाल बन सकता है। एंड देयर डीएनए इज नॉट पैकेज्ड इनटू अ न्यूक्लियस, उनका जो डीएनए था वो न्यूक्लियस से पैक्ड या एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन प्रो एंड यू सेल इज अ न्यूक्लियस। दोनों में से यही फर्क है कि एक में न्यूक्लियस है, एक में न्यूक्लियस नहीं है। इन प्रोकैरियोट सेल्स द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मोreover membrane bound organelles are present only in eukaryote cells। अभी सब आपको गूगल में मिल जाएगा, बट आप कंफ्यूज कभी ना हो, हमेशा पिक्चर बना लें, एक चार्ट बना लें और उसके हिसाब से उसको आप लर्न करके नोट्स बना सकते हो। अब आते हैं डिफरेंस में। तो प्रोकैरियोट सेल्स लैक इंटरनल सेलुलर बॉडीज ऑर्गेनेल्स, प्रो में ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, while यूकैरियोट सेल्स possess them। एग्जांपल्स ऑफ प्रो आर बैक्टीरिया और आर्के सॉरी, इनमें होते हैं आपके जो प्रो के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, एग्जाम्पल पूछे तो बैक्टीरिया एंड आर्के इज द एग्जाम्पल। और यू के एग्जाम्पल्स है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमको यूकैरियोट्स जो सेल्स में होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो हमको मिलते हैं। एंड ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो ये एक डिफरेंशिएशन अगर आप बना लें इस पिक्चर की तरह से मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, तो आपको याद रहेगा किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। और अगर आपसे प्री में क्वेश्चन क्रिएट होता है तो आपको आंसर देने में इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टुंड्रा डाइवर्सिटी डिक्लाइन सीन विद सी आइस डिसअपीयरेंस। ध्यान दीजिएगा कि जो टुंड्रा डाइवर्सिटी है, अब देखिए क्लाइमेट, अगर आपने क्लाइमेट पढ़ा होगा, पूरा का पूरा अर्थ क्लाइमेट पढ़ा है, तो उसमें एक सेक्शन आता है टुंड्रा प्रदेश या टुंड्रा क्लाइमेट की बात आती है, उसकी बात हो रही है कि टुंड्रा डाइवर्सिटी डिक्लाइन सीन विद सी आइस डिसअपीयर्स। जैसे जैसे बर्फ कम हो रही है ठंडे प्रदेशों की, टुंड्रा प्रदेशों की, जहां पे बर्फ महीनों जमी रहती है, वैसे वैसे वहां क्या हो रहा है कि टुंड्रा की डाइवर्सिटी भी डिक्लाइन हो रही है। नेचुरल है, क्योंकि वहां पे जो स्पीशीज हैं, जो प्रजातियां हैं, वो वहां के वेदर की वजह से ही डेवलप हो पाती हैं। अब वो ठंडे की जगह अगर वो गर्म हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां की स्पीशीज गायब हो जाएंगी, नेचुरल है। Now, tundra diversity, including plants, lichens, and fungi, declined over a 15-year experiment in the Arctic due to warming temperatures mediated by the disappearance of sea ice. However, the presence of large herbivores such as caribou and musk oxen slowed this decline. तो इसको आपको ये एक फैक्ट है, पता होना चाहिए। साथ ही साथ वहां पे कौन कौन सी स्पीशीज जैसे नाम लिया कि सच एज कैरिबू एंड ऑक्सन स्लो दिस डिक्लाइन, जो हर्बीवोरस होते हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या टुंड्रा प्रदेशों में ये पाए जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पाए जाते हैं, तुमको पता होना चाहिए। Now, hard and soft materials form a fatigue resistant fan। एक मसल शेल की स्टडी है ये, और इसको ये मैगजीन का नाम मेंशन नहीं कहाँ छपा है, पर ये कहना चाह रहे हैं कि मसल शेल ओपन्स एंड शट्स विदाउट डैमेज फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइकिल्स ड्यूरिंग द ब्रिवेल्स लाइफ टाइम। तो कहना चाह रहे हैं कि जो मसल शेल्स होते हैं वो ओपन और शट मतलब खुलना और बंद हो सकते हैं विदाउट डैमेज फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइकिल्स ड्यूरिंग ब्रिवेल्स लाइफ टाइम। A study found that the hinge of the valve gets in its unique properties through a structure that resembles a folding fan with biomineralized or aragonite nanowires making up the ribs of fan and a softer organic matrix as the folds। तो अब अगर आपसे इतनी स्टडी नहीं पूछी जाएगी तो ये पूछा जाता कि ये बाइवॉल्स लाइफ टाइम क्या है।
ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये मसल शेल्स के ऊपर कंटेंट एक स्टडी है, जिसको पता किया गया कि सालों तक जो आपके मसल शेल्स होते हैं वो खुलते बंद हो सकते हैं डैमेज होने के बाद भी। तो बाइवॉल्स लाइफ टाइम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया बाइवॉल्स लाइफ टाइम। सिर्फ एक वन वर्ड आपसे पूछा जाएगा, आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। Now, the role of hybridization in mammalian evolution। देखिए हाइब्रिड स्पीशीज जो होती हैं वो समय के साथ या तो इवॉल्व करेंगी या डेड हो जाएंगी। तो एक स्टडी के बाद ये पता चला कि जो मेमेलियन इवोल्यूशन किया जो हो रहा है उस स्टडी से पता चलता है हैज नाउ फोकस्ड ऑन hybridization in mammalian evolution। The researchers studied genome sequences from a group of monkey species in the Rhinopithecus, their नाम याद रखिए, Rhinopithecus genus, and found evidence that the grey snub-nosed monkey is derived from hybridization between the golden snub-nosed monkey and the ancestor of two extant Rhinopithecus species। तो उन्होंने कहा कि जो snub nose monkey है और golden snow monkey है उसको हाइब्रिड किया गया, तो उनसे जो एक्सटेंट तो एक टाइप एंसेस्टर जो थे उनके राइनोपिथिकस स्पीशीज के, तो उनको एक जब हाइब्रिड किया गया तो ये पता चला कि आप मैमेलियंस को भी इवॉल्व कर सकते हैं क्रॉस करा करके। नाउ वन ग्रुप ऑफ द स्पीशीज दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द बबून्स स्नब नोज मंकी, गोल्डन नोज मंकी। अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि क्या इनमें हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, तो यस इट इज पॉसिबल। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये पूछा सकता है, और ये पूछा भी जा सकता है कि मेमेलियंस में क्या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, तो हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। बबून्स, स्नब नोज मंकी और गोल्डन नोज स्नब नोज मंकी, ये सभी मेमेलियंस में आते मैमल्स हैं। ये मैमल से भी क्वेश्चंस आए हैं, वेल क्या होती है भाई, और सी हॉर्स क्या होता है, मैमल है या मैमल नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस पहले आए हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो आप ये आपको पता होना चाहिए कि मैमल्स क्या है, मैमल्स की टाइप क्या है, कौन कौन मैमल है, टाइप्स क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, गोल्डन स्नब नोज मंकी या स्नब नोज मंकी, राइनोपिथिकस स्पीशीज क्या है, बबून्स, ये सब मैमल्स में आते, तो ये हमको पता होना चाहिए। नाउ एक बढ़िया स्टडी छपी है आज के पेपर में, व्हाट डज यूएस अप्रूवल फॉर लैब मीट मीन। ये आप होमवर्क भी ले सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं, इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये स्टडी कहती है कि जून 21 को टू कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनीज वर क्लियर टू मेक एंड सेल मतलब बनाना और बेचना, क्या सेल कल्टीवेटेड चिकन, सेल कल्टीवेट करके चिकन बनाना, इसका ऑफिशियल नेम होगा चिकन मीट दैट इज ग्रोन इन लैबोरेटरी ऑफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब अब क्या सिंथेटिक ऐसा कह सकते हैं हम, क्या हम सेल को कल्टीवेट करके चिकन बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, ऐसा अप्रूवल आया है यूएस में। ठीक है, इट इज वाइबल टू सेल cultivated chicken. Why are stakeholders hailing it as major step to reduce carbon emission? और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा करा जाएगा तो कार्बन एमिशन कम होगा, जो बर्डन है इन्वायरमेंट पे, एनिमल क्रुएलिटी जो बढ़ रही है वो कम हो सकती है, और ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो हमारा इन्वायरमेंट भी काफी हद तक सेव होता है, हम जानवरों को मारेंगे नहीं, और जानवर ग्रीन पेड़ कंज्यूम करते हैं या जो ग्रेन्स कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। मतलब हमारा जो हर्बीवोरस है जो सेक्शन है उसके ऊपर बर्डन कम होगा और उससे एमिशन पे भी कंट्रोल होगा। तो ये इस लिहाज से ये स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है। और सेल कल्टीवेटेड चिकन क्या होता है इसको पढ़ना जरूरी है। तो कहते हैं टू मेक सेल कल्टीवेटेड मीट द टू कंपनीज आइसोलेट द सेल्स दैट मेक अप द मीट दैट वी कंज्यूम एंड पुट देम सेटिंग वेयर दे हैव ऑल द रिसोर्सेज दे नीड टू ग्रो एंड मेक मोर कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक फैब्रिकेटेड या कहना चाहिए सिंथेटिक कह सकते हैं, इसे वर्ड यूज नहीं हुआ है पर मेरा पर्सनल मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कि सिंथेटिक कह सकते हैं कि क्रिएट किया जाएगा। जो सेल कल्टीवेट चिकन होगा उसको यूएस में बेचने का परमिशन मिल रहा है। और द सेटिंग इन विच दिस प्रोसेसर और प्रोसेसर के अंदर बनाया जाएगा ट्रांसपायर्ड इज ऑफन अ बायोरिएक्टर ऑल्सो नोन एज कल्टीवेटर, a sensor fit device like a container that has been designed to support a particular biological environment. ठीक है, now which forms of cell cultivated meat exist? तो इसके टाइप भी बताए गए हैं, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। FAO ने इसको, चिकन इज द सेकंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड मीट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू UN FAO। तो उन्होंने कहा हम चिकन को टारगेट किया है क्योंकि सबसे ज्यादा चिकन ही कंज्यूम किया जाता है
पूरे वर्ल्ड में, तो उसका ही सेल कल्टीवेटेड मीट बनाया जाएगा उसका। उसके बाद वाई वॉज सेल कल्टीवेटेड क्रिएट क्यों किया गया? कंजम्पशन के ऊपर, कि अगर कंजम्पशन ज्यादा हुआ है, फूड सिक्योरिटी पे टेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी, एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल लाइफ स्टॉक भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जानवरों को मारा जाता है फिर खाया जाता है, और एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस एमिशन भी कम करने के लिए इसको टारगेट किया गया है। नाउ चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि भैया कि ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है ऑब्वियसली। सो फर्स्ट इज कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, लोग इसे पसंद करें। उसके बाद देखना है कि ये रियल टाइम में कैसे काम करेगा, वाकई में ये पॉपुलर हो सकता है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा। जैसे कि आलू एक उगाना और आलू को बनाना, कि हम एक सिस्टम में आलू को बनाएंगे तो वो कितना पॉपुलर होगा, कितना सक्सेसफुल होगा, डिपेंड करेगा। उसके बाद जो सेल्स हैं जिसको उसको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि सेल कल्टीवेटेड है, तो सेल कल्टीवेशन में एक्चुअली कैसा मीट बन के तैयार होगा, काफी चीजें हैं। इसको चैलेंजेस को आप पढ़ सकते हो। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए, क्योंकि मेंस के लिए इसलिए कि हमारे देश में भी चिकन का कंजम्पशन बहुत होता है बाकी देशों की तरह। तो लाइव स्टॉक जो वर्ड यूज हुए हैं वो है लाइव स्टॉक के ऊपर प्रेशर कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस पे इम्पैक्ट आएगा, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि जितना हम कंजम्पशन करते हैं फिर हम ग्रीन हाउस को बाहर भी निकालते हैं, उसका उत्सर्जन भी करते हैं, तो उसके ऊपर वो भी कम हो सकता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा। तो ये सारे फैक्ट और चैलेंजेस और उसके साथ साथ सोल्यूशन भी हमको पता होना चाहिए प्री और मेंस दोनों के लिहाज से। और देखने वाली बात होगी यूएस में अप्रूव हुआ है, बाकी देशों में अप्रूव होता है कि नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का मतलब 25 जून का और 18 जून का डेली साइंस न्यूज एनालिसिस। डेली तो नहीं आता है, वीकेंड्स पे आता है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये मेरा एफर्ट भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ऐसा है तो गिव मी अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहिए।